आपण पाहत आहात जनता न्यूज एक्सप्रेस। इंडिया अलायंस की शुरुआत लोकसभा इलेक्शन से पहले देश में शुरू की गई और कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहली यात्रा और मणिपुर से मुंबई तक दूसरी यात्रा श्री राहुल गांधी जी ने जो निकाली थी, उसके बाद देश के अंदर जो सेकुलर जो हमारा वोटर है उनके अंदर एक उम्मीद की किरण जगी थी कि पिछले 10 साल से सत्ता में, सेंट्रल की सत्ता में जो लोग बैठे हैं, अब देश में सत्ता का परिवर्तन होगा और एक बड़ी तादाद में जो मुस्लिम कम्युनिटी का वोट बैंक है इंडिया में, वो भी बहुत ज़्यादा आशावादी और पूरी उम्मीद था। पहली लिस्ट चुनाव के कैंडिडेट्स की जब आई, उसमें हमने देखा कि 543 लोकसभा सीट्स में इंडिया अलायंस ने और महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया। उसके बाद हमने जितने भी महाविकास आघाड़ी के घटक दल है, माननीय श्री शरद पवार जी, माननीय श्री उद्धव ठाकरे जी और माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इनको हमने पत्र लिखा और इसी के साथ हमने जो इंडिया अलायंस के जो घटक दल है, जो रीजनल पार्टी है पूरे देश में, उनको भी हमने पत्र व्यवहार किया और हमने उनको मेल्स किए और हमने उनसे निवेदन किया कि सेकंड फेज जब आप जब कंटेस्ट करो, उस सेकंड फेज में हमें ये पूरी उम्मीद और आशा है कि आप मुस्लिम कम्युनिटी को लोकसभा का रिप्रेजेंटेशन के लिए उनका जो पॉपुलेशन जो है मुसलमानों का, उसके आधार पर आप उनको सीटें आप मुसलमानों को दोगे। एक भी पॉलिटिकल पार्टी का हमें उत्तर नहीं आया और सेकंड फेज जब आया, उसमें भी हमने देखा कि इन्होंने मुस्लिम वोटर्स काउंसिल्स के तमाम जितने भी डिमांड्स थे उसको उन्होंने उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। उसके बाद हमने इनको फिर पत्र लिखा और हमने ये कहा कि इंडिया अलायंस और महाविकास आघाड़ी के तमाम लीडर्स अपने मन से कहते हैं कि ये देश का आखिरी इलेक्शन है और संविधान को खतरा है। अगर भाजपा और एनडीए की सरकार अगर रहती है तो डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान खत्म कर दिया जाएगा। ये देश का आखिरी इलेक्शन है और हमें बीजेपी और उसके अलायंस पार्टनर्स को 400 पार से रोकना है। तो जब आपने खुद ही अपने मन से ये बात कही है, तो फिर हमने उनको पत्र लिखा कि जब आपका ये कहना है और आपको ये पता है कि ये देश का आखिरी इलेक्शन है और ये 400 पार अगर बीजेपी और अलायंस पार्टनर्स उनके जाते हैं तो बाबा साहब का संविधान जो है वो देश से खत्म कर दिया जाएगा, तो आपको चाहिए कि आपको मुसलमानों को उनका रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। उसके बाद 48 घंटे के हमारे मेमोरेंडम के बाद भी इन्होंने उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी। उसके बाद एक खबर ऐसी आई कि मुंबई में जो एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट है कांग्रेस के, एक्स एमएलए रह चुके हैं, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, श्री आरिफ नसीम खान, उन्होंने एक ऐलान किया कि हाँ मैं इसका विरोध करता हूं और प्रचार जो समिति का मुझे सदस्य बनाया गया है मैं उससे रिजाइन करता हूं। उसके बाद एक और खबर आई कि महाराष्ट्र के स्टेट के जो स्पोक पर्सन है कांग्रेस के मिस्टर भरत सिंह, उन्होंने कहा कि मैं इसका विरोध करता हूं कि मुसलमानों को और उत्तर भारतीयों को उनके आबादी के मुताबिक उनको उनका हक नहीं दिया गया, टिकट नहीं दी गई, तो उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। अब हमें ये पूरी उम्मीद थी कि हमारे इस एहतजाज से, हमारे इस पत्र व्यवहार से और आरिफ नसीम खान और दीगर लोगों के रिजिग्नेशन से कहीं ना कहीं पूरे इंडिया में ना सही मगर महाराष्ट्र और मुंबई में एक मुसलमानों को टिकट दी जाएगी। 2004 में कांग्रेस ने एक एमपी यहां से टिकट दिया उनको, 2009 में एक
एनसीपी ने दिया और एक कांग्रेस ने दिया। 2014 में एक दिया गया, 2019 में एक दिया गया। और बहुत हैरत हमें हो रही थी कि इतना पत्र व्यवहार करने के बाद जब ये देश का सबसे अहम इलेक्शन है, उनका कहना था कि 70 साल में ये देश का इतना बड़ा इलेक्शन जो है हमने देश ने कभी नहीं देखा, जहां संविधान बदल दिया जाएगा, जहां देश की जो पार्लियामेंट जो है उसके अंदर एक धार्मिक रंग उसको दे दिया जाएगा, डेमोक्रेसी खतरे में है। तो 400 पार रोकने के लिए आपने इसमें एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। जब और थोड़ा हम आगे बढ़े तो मेरे पास उसका डेटा है, मैं आपको बता रहा हूं। इंक्लूडिंग मुंबई, महाराष्ट्र, देश के 21 स्टेट के अंदर इंडिया अलायंस ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया है। जब हमने आगे देखा कि पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने सिर्फ मुंबई और महाराष्ट्र के साथ नहीं बल्कि देश के 21 स्टेट में इन्होंने मुसलमानों को टिकट नहीं दिया, उसके बाद भी हमने इनसे पत्र व्यवहार किया कि आप क्या चाह रहे हो, आपके पास फार्मूला क्या है ये बताइए, क्या आप किस तरह 400 पार का जो इनका नारा है उसको रोकोगे और आप 300 पार के जो आपका जो जादुई आंकड़ा है उसको आप कैसे पार करोगे। मगर उसका भी इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आप देखिए कि पूरे 543 जो हमारे संसद की सीटें हैं उसमें से इन्होंने जो सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी ऑफ इंडिया है, जहां मैं समझता हूं कि 80 ऐसी सीट्स है इंडिया के अंदर जहां मुसलमान जो है किसी को जिताने और किसी को हराने की ताकत रखता है, उसके बावजूद इन लोगों ने, कांग्रेस ने सिर्फ 15 सीट दिए। उनके अलायंस पार्टनर समाजवादी पार्टी, उन्होंने उत्तर प्रदेश में सिर्फ 4 सीट्स दिए। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, इन्होंने सिर्फ 2 मुसलमानों को टिकट दिया है। जम्मू कश्मीर से JKNF, उन्होंने मुसलमानों को 3 सीट दिए। CPIN, इन्होंने वेस्ट बंगाल से सिर्फ 2 सीट दी है। और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, इन्होंने 2 सीट दी है केरला से। टोटल जो है 28 जो है सीट्स इन्होंने दी है। अब इन्होंने जहां से सीटें दी है, अब मैं आपको वो स्टेट्स के अकॉर्डिंग बताता हूं कि किस स्टेट में इन्होंने कितनी सीट दी है। कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में सिर्फ 1 सीट दी, असम में 2 सीट्स, कर्नाटक जहां इनकी रूलिंग गवर्नमेंट है वहां सिर्फ 1 सीट, उड़ीसा में 1 सीट, बिहार में 4 सीट जिसमें से 2 कांग्रेस ने दी है और 2 RJD ने दी है। केरला में 3 सीट, कांग्रेस ने 1 सीट दी है और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने 2 मुसलमानों को दिया है। उसी तरह हमें सबसे ज्यादा उम्मीद जो थी वो देश के सबसे बड़े जो राज्य की जो 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश, हमें पूरी उम्मीद थी कि वहां मुसलमानों की अक्सरियत के मुताबिक इंडिया लाइन जो है उनको उनका हक देगी। उत्तर प्रदेश में सिर्फ 6 सीट दी गई है, जिसमें से कांग्रेस ने सिर्फ 2 सीट दी है और समाजवादी पार्टी ने 4 सीट। उसके बाद आई है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में इन्होंने सबसे ज्यादा सीट दी है, 7 सीट, जिसमें से कांग्रेस ने 5, CPIM ने सिर्फ 2 सीट दी है। उसके बाद जम्मू कश्मीर, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 सीट और कांग्रेस ने एक भी मुसलमान को उम्मीदवार नहीं बनाया। अब आज बॉम्बे में 6 सीटों पे इलेक्शन होने जा रहे हैं। जो अगाड़ी के लोग हैं उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे, MM ने अपना उम्मीदवार उतारा। अब सवाल ये पैदा हो रहा है मुंबई और महाराष्ट्र के इंटेलेक्चुअल्स मुसलमानों में कि जो आवाज आपने उठाई थी, तो अब मुसलमान जो है किसको वोट देगा। ना कांग्रेस का कोई मुस्लिम फेज है और ना ही किसी अदर शिवसेना उद्धव ठाकरे साहब ने किसी मुसलमान को मैदान में उतारा है। तो उस वक्त भी हमने सवाल किया था कि देश का बहुत अहम इलेक्शन है, 70 साल से देश का मुसलमान जो है वो सेकुलर ताकतों के साथ रहा है और आज भी वो सेकुलर ताकतों के साथ है और वो कल भी रहेगा। तो क्या मुसलमानों का सिर्फ इंडिया अलायंस और महाविकास अघाड़ी को वोट चाहिए? उनको पार्लियामेंट के अंदर रिप्रेजेंटेशन तुमको नहीं देना है, उनको हिस्सेदारी नहीं देनी है। इससे साबित होता है क्या बीजेपी जो है जो ट्रैक पे चल रही है बिल्कुल वही ट्रैक कांग्रेस, उद्धव साहब का और शरद पवार साहब का है। ये उन्होंने साबित कर दिया है।
उन्होंने कहा कि हमें मुसलमानों के वोटों की जरूरत नहीं, मगर इन्होंने एक भी मुसलमान को सीट ना देकर ये साबित किया है कि जो ट्रैक उनका है बिल्कुल वो ट्रैक पे ये चल रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि डरा कर मुसलमानों को देश का दूसरा शहरी बनाया जाए, और कांग्रेस और उसके अलायंस पार्टनर्स जितने भी है वो मुसलमानों की लीडरशिप खत्म करना चाह रहे हैं। अब मैं आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुद्दे पे आता हूं कि आपके जरिए हम क्या पैगाम इनको देना चाहते हैं, और जो हमने जो दूसरा स्टेप लिया है वो आपके सामने मैं और हमारी टीम जो है इनके सामने रखेगी। 11 तारीख मई को मुंबई के हिस्टोरिकल खिलाफत हाउस में हमने मुंबई के तमाम इंटेलेक्चुअल्स, एनजीओज और तमाम मुस्लिम तंजीमों को बुलाया है, और हमने उद्धव बाला साहब ठाकरे साहब के पास लेटर पत्र व्यवहार किया है। हमने श्री शरद पवार साहब के पास पत्र व्यवहार किया है। हमने श्री प्रकाश अंबेडकर साहब के पास पत्र व्यवहार किया है, और हमने कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट और स्टेट प्रेसिडेंट नाना पटोले साहब को पत्र व्यवहार किया है। और आज और कल हमारा एक शिष्टमंडल पर्सनली जाके उनको एक मेमोरेंडम भी देगा, दावतनामा देगा, और वो ये है कि मुसलमान आपको वोट क्यों दे। आप मुसलमानों के लिए आपने अगर उनको सीटें नहीं दी है तो आपके पास मुसलमानों के लिए क्या पैकेज है, वो आप आकर 11 तारीख को खिलाफत हाउस में ओपन डिबेट में आप बताओ। अब उसमें 4 चीज़ें हमने उनको दी है जो हमारा रेजोल्यूशन है। हमने पहले उस रेजोल्यूशन में ये बात रखी है कि सबसे पहले हमारे मुद्दे जो हैं कि आपने सीट तो नहीं दी और अब वक्त भी नहीं है, तो अब जो हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स की जो डिमांड्स है, जो मुस्लिम समाज जो है जो फिक्रमंद है, उनकी बातों को हमने उनके सामने रखा है, जिसमें 4 बातें हैं बहुत अहम। कि जब देश आज़ाद हुआ था उस वक्त 14 अगस्त 1947 को जो देश का जो स्टेटस था, जो ढांचा था, क्या आप उसको मानते हो? जो धार्मिक स्थल है वो जिस तरह देश की आज़ादी के बाद था, क्या वो उस तरह रहना चाहिए? इसको आप कबूल करते हो? वो मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारे हो, चर्च हो या बुद्ध विहार हो। एक तो हमारा ये सवाल है। दूसरा हमारा ये है कि जब आपकी सरकार, आपकी इंडिया अलायंस के लोग जीतकर जब पार्लियामेंट में जाएंगे तो एनआरसी, एनपीआर और सीएए जो इन्होंने दावा किया है कि हम पूरे देश में लागू करके रहेंगे, क्या आप इसका समर्थन करेंगे या आपके लोग जो है इसका विरोध करेंगे? 2 बात। तीसरी बात कि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के अंदर ये बहुत ही आंदोलन भी इस पर बहुत ज़्यादा हुए मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से, और बहुत अलग अलग एनजीओ ने इसके लिए बहुत आवाज़ें भी उठाई कि जब आप माँ विकास आघाड़ी की सरकार थी तो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ने 5% जो रिजर्वेशन है मुसलमानों का एजुकेशन में, जिसको हाई कोर्ट ने कहा कि देना चाहिए, क्या आप उस रिजर्वेशन को आप लागू करोगे? 3 बात। और चौथी सबसे अहम बात, और मैं चाहता हूं कि जितने भी माझे जे बंधू इथे उपस्थित आहे, मराठीत बोलतोय मी पण महाराष्ट्रीयन आहे, की एक जे नोट जो आहे तुम्ही ते राईट डाऊन करा की आमच्या स्पेशल जे पॉईंट जे आहेत आता इथे जे आहेत उद्धव साहेब जे आहेत त्यांनी माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब त्यांचे जे सपुत्र जे आहेत कल्याण सीटवर ते कॅन्डिडेट आहेत आणि इतना एवढा स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट त्यांनी दिलेला आहे आणि त्यांच्या समोर आमचे उद्धव साहेबांनी वैशाली ताईला जे उभे केलेलं आहे, तो आमचे असं ऑब्झर्वेशन आहे की यानी एक हाथी कुटे है यानी एक मुंगी कुटे। तो हमको ये शंका है कि कहीं इंटरनली आपका कोई पैक्ट तो नहीं है इनके दरमियान। आपको चाहिए था कि जब इतना ज़्यादा आपका विरोध हुआ, पूरी आपकी सेना को ख़त्म कर दिया गया, तो आपने माननीय एकनाथ शिंदे साहब के लड़के जो कल्याण से इस वक्त मैदान में है, आपने आदित्य ठाकरे को क्यों नहीं उतारा?
या मजबूत कैंडिडेट आपने क्यों नहीं दिया, ये एक शंका आती है हमारे जहन के अंदर, मुसलमानों के अंदर। दूसरी एक बात, मुसलमान जो है कांग्रेस की पूरी सीटें जो है उसमें से 4 सीटें जो है उद्धव साहब के पास है, तो मुसलमान उन सीटों पे उद्धव बाला साहब ठाकरे के पार्टी के कैंडिडेट्स को वोट क्यों दे? क्योंकि 25 साल आपका साथ जो है बीजेपी के साथ रहा है, आपका वैचारिक मतभेद नहीं है। मैं तमाम मीडिया कर्मी जो आए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उद्धव साहब का और बीजेपी के पार्टी के जो विचार जो है वो एक ही विचार है, इसलिए 25 साल साथ में रहे। तो आपका वैचारिक मतभेद नहीं है, आपका मनभेद है। ये एक बात बहुत अहम है कि कल अगर मुसलमानों ने आपके कैंडिडेट्स को वोट दिया तो क्या आप उस सभा के अंदर हमारे रेजोल्यूशन को उद्धव साहब, शरद पवार साहब, क्या राइटिंग में मुसलमानों को ये बात लिख के दोगे आप कि हम जीतने के बाद 5 साल तक इंडिया अलायंस या बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे? ये बहुत सबसे बड़ा जो सवाल है मुंबई और महाराष्ट्र के मुसलमानों का यही है, क्योंकि पास्ट में आप 25 साल रह चुके हो। श्रीकांत शिंदे के सामने आपने वैशाली ताई को एक डमी कैंडिडेट के तौर पे उतार दिया है और पता है कि वो उतना वोट उनको मिलेगा ही नहीं, उनकी ताकत ही नहीं है, ना फाइनेंशियली स्ट्रांग है, ना कोई बहुत बड़ा नाम का हो रहा है उनका, ना ही वो सेना की बहुत बड़ी लीडर है। तो आपने उनको उतारा, ये एक शंका है। और आप अगर आपको मुसलमान अगर वोट देता है तो क्या आप ये लिख के दोगे कि 25 साल आप जिसके साथ रहे क्या वापस आप उनके साथ नहीं जाओगे? और ये जो है वो सभा में हमने इनके जो पत्र व्यवहार किया है, हमने इनको कहा है कि या तो आप खुद आएँ या तो आप अपने अथॉराइज रिप्रेजेंटेटिव को भेजें, ताकि फिर मुसलमान एक फैसला कर लें क्या वो इंडिया अलायंस के साथ जाए या किसी और पक्ष का वो साथ दे। क्योंकि ये देश का बहुत अहम इलेक्शन है और बाबा साहब का जो संविधान है उसको हर मुसलमान चाहता है कि तन मन धन जो लग जाए वो बचाए, इसलिए बहुत बेचैनी है इसके लिए। और ये जो है लिखत जो है वो उनका रिप्रेजेंटेटिव ना दे, बल्कि जो उनके पार्टी हेड्स है जैसे शरद पवार साहब वो इसको लिखित दे 24 घंटे में, उद्धव ठाकरे साहब 24 घंटे में लिख के दे, और पाटोले साहब या तो मलिक अर्जुन खड़गे जी लिख के दे कि हम ये लिखित देते हैं मुसलमानों को कि हम इनके साथ 5 साल तक नहीं जाएंगे, तब उसके बाद हम इनके स्टेज पे जाकर इनके समर्थन का ऐलान करेंगे। हमारे साथ जो इंटेलेक्चुअल्स है उसमें हमारे साथ आलिम दीन है, हमारे साथ उसमें लॉयर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं और अलग अलग सेक्टर्स में काम करने वाले, आईटी सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, हमारे साथ बिजनेसमैन हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी आवाज़ जो है जो जनता सुनती है, मुसलमान सुनता है उनकी आवाज़ को। हमारे आलिम दीन की जो है शिया सुन्नी देवबंदी अहले हदीस तमाम आलिम दीन की ये आवाज़ है कि क्या ये हमको लिख के देंगे, ये हमारे मुतालबात है। और 5 या 6 दिन पहले श्री नरेंद्र मोदी जी पीएम ने एक स्टेटमेंट दिया था, अब मुझे याद नहीं आ रहा है कि वो किस अखबार में मैंने पढ़ा। उन्होंने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे साहब के ऊपर अगर कोई बात आती यहाँ चाहती है तो वो उनके लिए मैं समर्थन में खड़ा हूँ। तो जब आपका उनसे कोई अलायंस नहीं है तो क्या आपने फ्यूचर अलायंस का कोई तय कर लिया है उनसे कि भाई आप इनके साथ रहकर 20 सीट लेकर आओ, बाद में आप आ जाना हमारे साथ, हम सेंट्रल में चले जाएंगे? तो ये जो कंफ्यूजन है सभी अफगान में आया हुआ है जी, सभी अफगान में भी आया हुआ है। हाँ, तो वही मैंने कहा, तो वो भी एक शंका पैदा करता है कि देखिए हम हिंदुस्तानी हैं, हम मराठी है, औरंगाबाद मेरा गांव है और हम साहब भी औरंगाबाद से हैं, तो हम ज़्यादातर जो है महाराष्ट्री में, तो हमको दर्द होता है कि भाई हम ऐसे कल्चर में रहते हैं जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर और छत्रपति शाहू महाराज और फूले शाहू अम्बेडकर का ये की धरती है कि मुसलमान जो उनको फॉलो करता है तो मुसलमान कहाँ जाए, हमारा ऐसी समाज कहाँ जाए? तो मुसलमानों को पहले स्टैंड लेना चाहिए, इसलिए हमने कोशिश की। जैसा अभी हमारे अब्दुल बारी भाई ने कहा, बेसिकली 3 मुद्दे हैं। पहला 15 अगस्त 1947 को रिलीजियस प्लेसेस का जो स्टेटस था
जिसको 1992 में वीपी नरसिम्हा राव की सरकार ने पार्लियामेंट में मंजूरी दी थी, पार्लियामेंट में कानून बना था बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के बाद, क्या भारत में जो भी धार्मिक स्थल है वो 1992 के उस इंसिडेंट के बाद 15 अगस्त 1947 को जो भी रिलीजियस प्लेसेस का जो स्टेटस था आगे वही बना रहेगा। पार्लियामेंट में ये कानून मंजूर हो गया, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लोग पिटीशन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फाइल करते हैं और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई शुरू करते हैं। जनरली होता यह है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कोई फैसला होता है और जो भी सरकार है अगर उसको लगता है कि हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने, खासतौर से सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला समाज के हित में नहीं दिया है या ये फैसला सही नहीं है, तो पार्लियामेंट में कानून बनता है। जैसा आपको बहुत सारे उसके दाखले दे सकते हैं हम लोग, अभी 3 तलाक का भी वैसे ही है और 1985 में शाहबानो केस का भी पार्लियामेंट में कानून बना था, वो भी आपको पता है। तो पार्लियामेंट में कानून बनता है कब? जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कोई फैसला ऐसा आता है जिसको सरकार पसंद नहीं करती। लेकिन अब हुआ यह है कि पार्लियामेंट में कानून बनने के बाद में भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो पिटीशन फाइल होती है उसको एक्सेप्ट भी करती है और उस पर कार्रवाई भी करती है। तो ये चीज हमारी समझ के बाहर है कि या तो पार्लियामेंट में जो कानून बना उसको ही आज हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है उसको नहीं मानता है, इसलिए वो जो PIL या जो पिटीशंस होती है, फाइल होती है, उसकी सुनवाई कर रहा है। तो आज भी हमारी ये मांग है कि जो 1992 में जो पार्लियामेंट में बिल मंजूर हो गया था उसको सख्ती के साथ इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ये सवाल मुसलमानों का नहीं है। बहुत सारे लोग ये समझते होंगे कि ये खाली मुसलमानों का है कि अभी ज्ञानवापी का शुरू हो गया फिर कोई और, ऐसा नहीं है। बहुत सारे दूसरे भी रिलीजियस प्लेसेस ऐसे हैं, जगन्नाथ के मंदिर से लेकर बालाजी के मंदिर तक, पंढरपुर के विठल मंदिर से लेकर महाराष्ट्र में कई ऐसे मंदिर हैं जहां पर बौद्ध समाज का ये दावा है कि ये बुद्धिस्ट मंदिर से। आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, नहीं तो गूगल पे सर्च कीजिए आप। तो क्या इस देश में, अच्छा ये अगर धार्मिक स्थलों की बात ले तो ये इलेक्शन का मुद्दा तो कम से कम नहीं होना चाहिए। फैसला जो भी कोर्ट करे कर ले, ये बात समझ में आती है, लेकिन जिस ढंग से अभी जो राम मंदिर का उद्घाटन और उसके बाद में अभी अमित शाह और मोदी और उनकी पार्टी जिस ढंग से लगातार राम मंदिर हमने बनाया, ये चुनाव के मुद्दे तो कम से कम नहीं होना चाहिए। एक जगह हम कहते हैं कि हम विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो क्या ये मुद्दे इलेक्शन के हो सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया मंदिर बनाने के लिए, बन रहा है, एक पार्टी बीजेपी उसका क्रेडिट लेकर प्रचार कर रही है कि हमने बनाया। अभी तो आपने टीवी, मैंने शायद आज ही देखा होगा, अमित शाह ये कह रहे थे कि अगर इंडिया अलायंस आएगा तो बाबरी मस्जिद पर ये जो राम मंदिर बना है उस पर बाबरी नाम का ताला लगा देंगे। क्या हो रहा है देश में? आप सोचिए, ये चुनाव के मुद्दे नहीं है। तो देश के जनता को भ्रमित करने के लिए जिस घटिया ढंग से पोलराइजेशन हो रहा है, ये देश के हित में अच्छा नहीं है। मैं फिर एक बार कहता हूं कि ये मुसलमानों की बात नहीं है, ये बात मुसलमानों की बिल्कुल नहीं है, ये पूरे राष्ट्र हित की बात है। इसको गंभीरता से समझने की जरूरत है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस ढंग से पोलराइजेशन की जो राजनीति चल रही है, तो ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। अच्छा, बीजेपी ने कभी, तो आपको भी पता होगा कि कोई सिकंदर बख्त नाम के व्यक्ति होते थे और कोई एक नाम होते थे, उनको पार्लियामेंट में भेजती थी, लोकसभा का टिकट देती थी। लेकिन बीजेपी ने जो एजेंडा अपनाया है वो ये है कि
नो मुस्लिम पार्लियामेंट्रियन इन पार्लियामेंट, कि हम किसी भी जी सवाल ऐसा है कि देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि जब तक चांद सूरज रहेगा तो तब तक संविधान है, उसको क्या? डायलॉग बहुत अच्छा है, डायलॉग के लिए 100 मार्क्स। एनर्जी के बारे में लेकिन जी नहीं, ये सब सारे मुद्दे जो है जी इलेक्शन के पहले आपको लाना चाहिए था, पत्र का प्रतिशत लेना चाहिए था। अभी इलेक्शन चल रहा है, इसमें और आप ऐसा लग रहा है कि आप अनधिकृत तरीके से बीजेपी का साथ दे रहे हैं। हाँ, ये बहुत सारे लोगों की ख्याल आ भी सकता है, लेकिन हमने जल्दी आपको कोई सरकार आपको लिख के नहीं देगी कि अभी चुनाव का टाइम है। अभी आपको ये देना चाहिए कि सभी मुसलमान वही होकर एक वोट करे। नहीं, वो तो बिल्कुल सभी अपील कर रहे हैं। हम लोग आज भी आपके माध्यम से भी और इससे पहले भी हमने कहा है, खाली मुसलमान नहीं बल्कि हर भारतीय। आपने अभी कहा था कि वोट की ये जो हमारे देश की लोकशाही है उसके लिए कोई अच्छा संकेत नहीं है कि आप एक बहुत बड़ी सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी को आप एक भी टिकट महाराष्ट्र जैसे स्टेट में आप नहीं देते, जबकि उसकी एक बहुत बड़ी संख्या वो आपको वोट देना चाहती है। और कई लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर आप अल्पसंख्यक समाज को टिकट दे सकते हैं, लेकिन आपने न देकर जो बीजेपी की आइडियोलॉजी है कि किसी मुसलमानों के वोट लेना है लेकिन उनको प्रतिनिधित्व नहीं देना है, आप भी उसी लाइन पर चल रहे हो। ये डेमोक्रेसी के लिए कोई अच्छी बात नहीं है कि इतनी बड़ी कम्युनिटी के साथ आप खुले तौर पर नाइंसाफी करते हो। अचूक बातम्या, निपक्षपाती विचार, अन्यायाविरुद्ध वाचा फोडणारे परखड विचारांचे सार्वभौम दैनिक प्रजासत्ताक जनता। आपण पाहत आहात जनता न्यूज एक्सप्रेस।